हेलो एंड वेलकम टू लर्न विथ हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराने वाली हूँ स्टैंडर्ड 10th का मराठी सब्जेक्ट और उसका 15 चैप्टर खरा नागरिक, जिसे लिखा है सुहास बारटके जी ने। ये पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेन करूंगी लाइन बाय लाइन, और साथ ही साथ इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो कराऊंगी, और स्वमत भी उसमें एक्सप्लेन कराऊंगी, क्योंकि यूजुअली बच्चों की डिमांड रहती है कि उनको आंसर्स लर्न करने रहते हैं, स्वमत स्पेशली। तो मराठी सब्जेक्ट, क्योंकि मराठी लैंग्वेज उनको समझ नहीं आती है, इसीलिए ये बच्चों के डिमांड पर ही मैं ये वाले स्वमत को एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट बच्चों, ये कि आप सभी जानते हैं मेरा ओरिजिनल चैनल लर्न विथ हेमा हैक हो चुका है, और बच्चे काफ़ी सारे परेशान हो रहे हैं, उन्हें मेरे वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, बहुत सारे मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, इसीलिए मैंने ये बैकअप चैनल स्टार्ट किया है। लेकिन इसमें भी मैं आप सभी का सपोर्ट चाहती हूँ कि यदि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस नए चैनल को, दैट इज़ लर्न विथ हेमा 1 को, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ में भी जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक बटन हिट करना ना भूलें, और अपने कमेंट्स, अपने रिक्वायरमेंट्स, अपने नीड्स ज़रूर से मेरे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और यदि बहुत सारे बच्चे एक ही चैप्टर को ही चाहते हैं तो मैं उसके लिए लाइव सेशंस भी ले सकती हूँ। तो आप अपने अपने जो भी नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स है, वो कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिए, तो आई विल अकॉर्डिंगली टेक एक्शन और डिसाइड करूंगी कि मुझे कौन सा चैप्टर लेना है। एग्जाम्स पास में आ रही है, फरवरी मार्च में आपकी एग्जाम्स रहेगी, फेब में तो नहीं, मार्च में जब एग्जाम्स रहेगी आपकी, तो डेफिनेटली मैं 2 दिन पहले चाहूंगी कि लाइव लेसन लो, लेकिन आप सभी के डिमांड, मतलब आप सभी की ज़रूरत रही तो उस हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। खरा नागरिक, तो सबसे पहले हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं, सुहास जी के बारे में। ये एक प्रसिद्ध लेखक है, फेमस राइटर है, पत्रकार है, यानी जर्नलिस्ट है। वडापाव, कोकणातल्या आडवाटा, कोकणातली देवालये, कोकण निसर्ग याग, या साध मयूराची इत्यादि पुस्तकें प्रसिद्ध। तो ये सारी किताबें जो इन्होंने लिखी है ये बहुत फेमस है, इनकी लिखी हुई किताबें। किशोर, लोकनाट्य, भटकंती, वसंत या मासिकांमधून विपुल लेखन। तो ये जो नाम अभी यहाँ पे दिखे हैं, किशोर, लोकनाट्य, भटकंती, वसंत, ये सब है ना मैगजीन्स के नाम हैं। तो इन मैगजीन्स में भी ये अपने राइटिंग्स करते हैं, स्टोरीज लिखते हैं, राइटिंग्स लिखते हैं। उत्कृष्ट बाल साहित्य पुरस्कार प्राप्त, और उनको बेस्ट चिल्ड्रंस लिटरेचर के लिए एक अवार्ड भी मिला है। उत्कृष्ट बाल साहित्य यानी बेस्ट चिल्ड्रंस लिटरेचर, उसके लिए उनको अवार्ड मिला है। प्रस्तुत पाठात लेखकाने शालेय विषय अभ्यासताना ते फक्त अभ्यासाचे नसून त्यातील मूल्ये आचरणात आणायची असतात, हे निरंजनच्या व्यक्ति रेखेतून स्पष्ट केले आहे। तो इस पाठ में लेखक ने हमें किस चीज पे जोर डाला है कि हमें स्कूल में जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं या जो भी वैल्यूज पढ़ाई जाती है वो सिर्फ स्कूल तक ही लिमिटेड नहीं रहती है, वो हमको किस तरीके से हमारे एक्चुअल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए, वो यहाँ पे इस प्रोटैगनिस्ट जो कि लड़का है यहाँ पे निरंजन, उसके थ्रू हमें ये एक्सप्लेन किया है। स्पेशली पॉलिटिकल साइंस जो हमारा सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री के साथ में, उसमें हमें काफी सारे सिविक वैल्यूज सिखाए जाते हैं, तो उनको हम अपने रियल लाइफ में कैसे इनकॉर्पोरेट करें और कितना इंपॉर्टेंट है उन चीजों को अपने रियल लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना, वो यहाँ पे उसका इंपॉर्टेंस इस चैप्टर के थ्रू यहाँ पे बताया है। निरंजन ने दाखवलेले प्रसंगावधान उल्लेखनीय है। उसने जो अलर्टनेस बताई है निरंजन ने यहाँ पे, वो बहुत ही ज्यादा उल्लेखनीय है यानी कि वर्थ नोटिसेबल। तो चलिए अब शुरू करते चैप्टर का। निरंजन आज भल्या पहाटेस उठून अभ्यासाला बसला होता। आज निरंजन अर्ली मॉर्निंग उठकर पढ़ाई करने के लिए बैठा था। आज शेवटचा नागरिक शास्त्राचा पेपर, क्योंकि अभी एग्जाम्स चल रहे हैं, तो आज जो है लास्ट पेपर था उसका, और वो था पॉलिटिकल साइंस, नागरिक शास्त्राचा पेपर, ओके, सिविक्स। तो झाला की संपलीच परीक्षा, और अगर ये पेपर खत्म कि एग्जाम्स खत्म, मतलब ये लास्ट पेपर था, तो लास्ट पेपर खत्म तो एग्जाम्स भी खत्म। इतिहास, भूगोल आणि नागरिक शास्त्र तिन्ही विषयांचा केवढा अभ्यास करावा लागतो। अब नेचुरली हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये पॉलिटिकल साइंस जो है, इन तीनों ही सब्जेक्ट्स की बहुत स्टडी करनी पड़ती है। केवढा अभ्यास करावा लागतो, क्योंकि पूरी थियोरी है, इनमें कोई मैथमेटिकल सम्स नहीं है, कुछ नहीं है, ना डायग्राम्स है, पूरी थियोरी रहती है ये। तो डेफिनेटली इन तीनों ही सब्जेक्ट्स में काफी स्टडी करना पड़ता है। त्यात हे नागरिक शास्त्र जरा अवघडच, और इन तीनों में से भी इनफैक्ट ज्योग्राफी में तो हमको फिर भी लगता है कि ज्योग्राफी में हमको डायग्राम्स, मैप्स के थ्रू आ जाते हैं,
ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल सायन्स तो कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट आहे इन तीनों ही सब्जेक्ट्स में से. पहाटेची सकाळची वेळ अभ्यासाला योग्य असते, हा भडसावळे गुरुजींनी दिलेला सल्ला अगदी योग्य होता. अब वो कहता है कि पहाटेची सकाळची वेळ, जो अर्ली मॉर्निंग का जो सुबह का जो टाइम होता है वो पढ़ाई के लिए सबसे बेस्ट है, अभ्यासाला योग्य असते, पढ़ाई के लिए सबसे बेस्ट है. ये किन्होंने कहा है? भडसावळे गुरुजी. उनके एक टीचर है जिनका नाम है भडसावळे, मतलब ये सरनेम है. यूजुअली पहले सरनेम से ही टीचर्स को या किसी भी इंसान को यूजुअली उनके सरनेम से ही बुलाए जाते थे. तो भडसावळे गुरुजींनी दिलेला सल्ला अगदी योग्य होता. मतलब ये एडवाइस भडसावळे गुरुजी ने दी थी कि अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ना चाहिए, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम फॉर स्टडीज. तो ये एडवाइस उन्होंने दी थी और निरंजन को लगता है कि ये एडवाइस एकदम परफेक्ट है, एकदम राइट है ये एडवाइस. सकाळच्या टवटवीत आणि प्रसन्न वातावरणात अभ्यास खूप छान होतो, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग एकदम वातावरण जो है हमारा, जो एटमॉस्फेयर एकदम प्लीजेंट फ्रेश रहता है, हैप्पी रहता है, टवटवीत एकदम फ्रेश आणि प्रसन्न और एकदम प्लीजेंट रहता है. ओके, और इस वातावरण में अगर हम खुश है, प्लीजेंट है एटमॉस्फेयर आसपास में, तो हमारी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से होती है. शरीरही पुरेशा विश्रांतीमुळे ताजं बनलेलं असतं. और क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग कैसे हैं, पूरे रात की नींद खत्म करके हम उठते हैं, तो हमारे बॉडी को रेस्ट भी अच्छी खासी मिल जाती है ना. शरीरही पुरेशी विश्रांतीमुळे ताजं बनलेलं असतं, मतलब हमारा शरीर भी एकदम पूरा रात का आराम की वजह से एकदम फ्रेश हुआ रहता है. प्रसन्न वातावरणामुळे मनही अभ्यासात चटकून लागू शकतं, और क्योंकि एकदम प्लीजेंट एटमॉस्फेयर होता है तो मन भी पढ़ाई में फटाक से लग जाता है, चटकन में बहुत जल्दी लग जाता है. हवेत सुखद गारवा असतो, हवा में एक मतलब खुशी भरी ठंड रहती है, मतलब जो शरीर को सुख पहुंचाए ऐसी ठंड रहती है ना. सुखद गारवा असतो, मतलब शरीर पे जब लगती है तो ऐसा खुशी महसूस होती है. दुरून एखादी भूपाळी किंवा रेडिओवरचं आवडतं भक्तिगीत ऐकू येत असत. दुरून एखादी भूपाळी मतलब क्या होता है, जो मंदिरों में आरती वगैरह बजती रहती है सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग होते हैं ना, बहुत सारे मंदिरों में घंटा नाद होता है, मतलब घंटियां बजती है, आरती होती है, भगवान के भजन वगैरह होते हैं. या तो फिर रेडियो में कोई अर्ली मॉर्निंग में भक्ति गीत वगैरह चलते रहते हैं, मतलब भजन कीर्तन वगैरह ये सब. तो और वो भी आवडतं यानी कि उनका मनपसंद, तो वो सुनाई देता है अर्ली मॉर्निंग. ते नसेल तर पक्ष्यांचं सुमधुर संगीत साथीला असतंच. और अगर समझो भूपाली या रेडियो नहीं चालू है कोई भी, तो एटलीस्ट बर्ड्स का चर्पिंग तो चालू ही रहता है ना. ते नसेल तर पक्ष्यांचं, अगर वो नहीं है, क्या नहीं है, भूपाली और रेडियोवरचं आवडतं भक्तिगीत, वो अगर सुनाई नहीं देता है, तो पक्षियों का तो सुमधुर संगीत, जो उनका चर्पिंग रहता है सुमधुर, बहुत ही अच्छा लगता है सुबह सुबह सुनने को बर्ड्स का संगीत, तो वो तो साथ रहता ही है, साथीला असतंच. अशा आल्हाददायक वातावरणात संस्कृतचा एखादा श्लोक चटकन पाठ होतो. तो ऐसे प्लीजेंट एटमॉस्फेयर, आल्हाददायक मतलब प्लीजेंट वातावरणात यानी कि एटमॉस्फेयर में, अगर ऐसे प्लीजेंट एटमॉस्फेयर में अगर हम बैठ के पढ़े तो संस्कृत का डिफिकल्ट से डिफिकल्ट श्लोक भी हमको जल्दी से लर्न हो जाएगा, है ना. एखादा श्लोक चटकन पाठ होतो. एरवी न कळलेलं गणित चटकन कळतं, और अभी तक जो मैथमेटिक्स हमको नहीं समझ में आया है वो भी हमें फटाफट समझ में आ जाएगा. अर्ली मॉर्निंग सब फ्रेश रहता है, तो फ्रेश चीजें जब हम समझने की कोशिश करते हैं फ्रेश माइंड से, तो हमें जल्दी समझ में आ जाता है. तो त्यांची रीत ही लक्षात येते. रीत यानी स्टेप्स. उसका मैथमेटिक्स अगर हम कोई भी नया चैप्टर जो अभी तक समझ नहीं आया, वो अगर अर्ली मॉर्निंग लेके बैठे तो समझ में आ जाए, उनके स्टेप्स भी हमको समझ में आ जाएगा. हा निरंजनचा अनुभव, ये निरंजन का खुद का एक्सपिरियन्स है. अनुभव यानी एक्सपिरियन्स. त्यामुळेच भडसावळे गुरुजींचा हा सल्ला त्याला मोलाचा वाटे, और इसी वजह से भडसावळे गुरुजी का ये जो एडवाइस है वो उसे बहुत ही वैल्यूएबल लगता है. क्यों वैल्यूएबल लगता है? क्योंकि अर्ली मॉर्निंग अभी हमने देखा कितनी सारी चीजें वो कर सकता है, स्पेशली पढ़ाई में. नया टॉपिक लेके लर्न कर सकता है, नया एक संस्कृत का श्लोक लर्न कर सकता है, मैथमेटिक्स का जो अब तक ना समझ में आया वैसे वाले सम्स या टॉपिक्स को समझ सकते हैं. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अर्ली मॉर्निंग में पढ़ाई करना. तो ये जो एडवाइस भडसावळे गुरुजी ने दी थी ये बहुत ही इसको वैल्यूएबल साबित हुई है. चलो अब नेक्स्ट पैराग्राफ. निरंजनची गुरुजींवर अपार श्रद्धा होती. अपार श्रद्धा यानी डीप फेथ. निरंजन अपने गुरु पर, अपने टीचर पर बहुत ज्यादा फेथ रखते थे, बिलीफ रखता था. तसं गुरुजींच्याही निरंजनवर खूप प्रेम होतं. वैसे गुरुजी भी यानी उनके टीचर भी निरंजन को बहुत प्यार करते थे.
तो त्यांचा लाडका विद्यार्थी होता. निरंजन उनका बहुत ही फेवरेट स्टूडेंट था, कारण तो अतिशय प्रामाणिकपणे काम करायचा आणि अभ्यासही. क्यों फेवरेट था निरंजन? अभी कोई भी बच्चा टीचर को क्यों पसंद रहता है, स्टूडेंट टीचर को क्यों पसंद होता है? क्योंकि या तो वो उनकी बात मानता है, या तो उनके दिए हुए सारे काम टाइम टू टाइम करता है, या कोई भी शिकायत का मौका नहीं देता है. तो वो एक ऑनेस्टी जो होती है स्टूडेंट के अंदर, तो वो निरंजन में भर भर के थी. तो अतिशय प्रामाणिकपणे काम करायचा. वो बहुत ही ऑनेस्टली अपना कोई भी काम करता था और पढ़ाई भी रिलीजियसली करता था. या जगात त्याचं असं कुणी नव्हतंच, और इस जग में तो जैसे मानो उसका ऐसा कोई भी नहीं था. रियल बोले तो कोई भी नहीं था अपना. क्यों? दूर दूरच्या नात्यातला एक मावशीच्या घरी चिपळूण शहरातल्या एका उपनगरात तो राहायचा. मतलब ऐसे कहने को तो उसका खुद का अपना कोई भी नहीं था. वो किन के साथ रहता था? अपनी दूर की कोई मौसी के साथ में रहता था, जो कि चिपळूण शहर से या चिपळूण शहर के एक छोटे से गांव में वहां पे रहती थी. तो मौसी कहाँ रहती थी? मौसी यानी मम्मी की बहन, और वो भी दूर की रिश्तेदार, रियल सिस्टर भी नहीं होगी, कजिन सिस्टर होगी. तो गांव से दूर डोंगराच्या पायाथ्याशी, मतलब फुट हिल्स ऑफ द हिल. चिपळूण शहर जो है महाराष्ट्र कोंकण विभाग में वहां पर आता है. ये थोड़ा हिली रीजन में आ जाता है, वहां पे पहाड़ियां काफी है. तो डोंगराच्या पायाथ्याशी हे मावशीचं घर होतं. वहां पे माउंटेन्स के फुट हिल्स पर ये मावशी का घर था. आई वडील लहानपणीच वारले. मम्मी पापा बचपन में ही गुजर गए थे. काही दिवस मामाने सांभाळ केला. कुछ दिन तक तो मामाने संभाला, आणि मग कामासाठी म्हणून चिपळूणला आणलं. और फिर मामा ये बोले कि काम है चिपळूण में तो चलो, तो और मामा मुझे काम का एक्सक्यूज देकर मुझे चिपळूण लेकर आ गए. या मावशीकडे आणून सोडलं आणि तेही मुंबईला निघून गेला तो कायमचाच. और इस मौसी के पास में मुझे मामा ने लाके छोड़ दिया, और वहां से वो मुंबई निकल गए, और वो भी हमेशा के लिए. यानी एक बार जो मुंबई गए मुझे यहाँ छोड़ के, वो वापस आए ही नहीं. जाताना मोलाचा सल्ला मात्र देऊन गेला. मतलब मेरे मामा जाते जाते मुझे एक बहुत ही वैल्यूएबल एडवाइस उन्होंने दे. क्या दी वैल्यूएबल एडवाइस? रडत बसू नको, रोते मत बैठना, शेण गोठा वगैरे जी पडतील ती सारी कामं कर. शेण यानी कि कावडंग, गाय का गोबर. गोठा यानी कि काउ शेड, जहाँ पे गाय भैंस वगैरह बांधे जाते हैं. ठीक है. तो मामा उसको बोल के गए कि रोते मत बैठना, जो भी काम पड़े, चाहे गोबर उठाना हो या गौ सेवा ही करनी हो, जो भी करना पड़े कर लेना, सब काम अच्छे से. मावशी देईल ते खा, और मौसी जो भी खाने को देगी वो खा लेना, कोई नखरे नहीं करना, आणि इथंच रहा और यहीं पे रहना. मावशी तुला शाळेतही घालणार आहे, और मौसी जो है तुझे स्कूल में भी भेजेगी, स्कूल में भी एडमिशन दिला देगी. तो ये सब बोलकर मामा भी निकल गए. मामा गेला तो पुन्हा परतला नाही. मात्र लहानगा निरंजन मावशीच्या घरी प्रामाणिकपणे काम करायचा. अब मामा जो गया तो वापस आया ही नहीं, लेकिन ये जो छोटा सा निरंजन जो मौसी के घर रहने लगा, वो उसने ऑनेस्टली अपना सारा काम किया. मतलब मामा जैसे बोल के गए थे कि सारा काम करना, जो भी काम आएगा. अब डेफिनेटली आप अगर अपने माँ बाप के घर नहीं हो, किसी और के घर पे हो, मतलब उनके ऊपर डिपेंडेंट हो, तो कोई भी आपको है ना फ्री में खाना नहीं खिलाएगा. अगर आप वहां पर हो, उनके साथ रह रहे हो, तो आप अगर काम करते रहोगे उनका, तो वो भी आपको अच्छे से रखेंगे. लेकिन अगर आप निठल्ले बैठे रहोगे, खाली खाते पीते और ये चाहिए वो चाहिए, तो किसी को भी आप पसंद नहीं आओगे. तो ये एकदम फैक्ट बात है. तो मौसी के घर पे निरंजन जो है काम करता था, और इसके लिए जो भी उनको मिलता था निरंजन को वो खा लेता था. घरातल्या सर्वांशी त्याने जमवून घेतलं, और घर में जितने भी लोग थे मौसी के फैमिली मेंबर्स, उनके साथ में भी वो अच्छे से रहता था. मतलब अच्छे रिलेशंस बना लिए थे. जो नेचुरली काम करने वाला इंसान सबको पसंद है, क्योंकि वो काम करता था, इसलिए हर कोई उससे अच्छे से बात करता था. आणि शाळेत नाव दाखल केलं, और स्कूल में भी उसने नाम अपना रजिस्टर करवा लिया था. मावशीची परिस्थिती यथातथाच असल्याने निरंजन वार लावून जेवायचा. अब मावशी की परिस्थिति जो है वो यथातथा यानी कि कोई इतनी खास नहीं थी. यथातथाच नहीं, ये एक मुहावरा भी है. मतलब कुछ खास नहीं होना, बहुत मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज था, और वो लिमिटेड रिसोर्सेज में उनका जीवन कट रहा था. तो मौसी के घर में वो वार लगा के खाना खाता था. वार लगा के खाना खाता था मतलब कैसा होता कि या तो एक दिन छोड़ के एक दिन, या फिर डेज फिक्स रहते थे कि मंडे वेडनेसडे फ्राइडे या ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, ऐसे एक दिन छोड़ के एक दिन खाना खाएगा करके, है ना. वार लगा के वो खाना खाता था. पहिल्याच वर्षी त्याची अभ्यासातली प्रगती पाहून भडसावळे गुरुजींनी त्याला थोर मोठ्यांच्या घरी वार लावून दिले.
अब लेकिन जब पहले ही साल जब वो स्कूल जाने लगा और यहाँ पे भटसावले गुरुजी ने देखा कि किस तरीके से ये लड़का बहुत ही मेहनती है, ईमानदार है और जिद है उसके अंदर पढ़ने की, लेकिन आर्थिक परिस्थिति के कारण हो सकता है कि ये इतना आगे ना बढ़ पाए, तो भटसावले गुरुजी ना बहुत अच्छे टीचर थे, तो उन्होंने क्या किया कि उसको किस तरीके से मदद करी जाए, वो सोचकर उन्होंने जो बड़े बड़े रिच पीपल थे, मतलब यहाँ पे थोरा मोठ्यांच्या ना बड़े बड़े जो रिच पीपल थे, उन लोगों के घर में वार लगा के दे दिया यानी कि डे फिक्स कर दिया। डे फिक्स इन द सेंस कि मंडे को तुम इनके घर पे खाना खाने जाओगे, ट्यूसडे को मॉर्निंग में इनके घर पे खाना खाने जाओगे, ऐसे रोज के उन्होंने डेज फिक्स कर दिए बड़े बड़े लोगों के घर में। अब गुरुजी थे ना, उनकी जान पहचान तो थी ही गांव में इतनी, ठीक है, तो वार लागून जेवायचा, तो वहां पर वो जो है वार लागून दिले, गुरुजी ने उसको डेज फिक्स कर दिए बड़े बड़े लोगों के घर पे। दररोज एकाच्या घरी दुपारी निरंजन पाहुणा म्हणून जेवायला जायचा। हर रोज किसी एक के घर पे वो एज अ गेस्ट खाना खाने के लिए जाता था, मग तिथून शाळेत और फिर वहां से खाना खा के वो सीधा स्कूल। संध्याकाळी मात्र मावशीकडे जे काही मिळेल त्यावर राहायचा, लेकिन शाम के समय मौसी के घर पे जो कुछ भी मिलता था वही खा लेता था। कोई मतलब ऐसा विश नहीं था, डिजायर नहीं था, कुछ नहीं कि मुझे पिझ्झा बर्गर खाना है, ऐसा कुछ नहीं, जो भी मिलता था रुखा सुखा खा लेता था। सकाळी लवकर उठून घरातली गोठ्यातली सारी कामं आटपून अभ्यासाला बसायचा और सुबह जल्दी उठ जाता था। घर के सारे काम, स्पेशली जो घर के जो भी झाड़ू पोछे के काम है, अर्ली मॉर्निंग डस्टिंग का काम होता है, पानी भरना है वगैरह जो भी है, या काउ शेड में जो भी काम है, वो सारे के सारे काम करके फिर पढ़ाई करने के लिए बैठता था, अभ्यासाला बसायचा। आटपून मतलब खत्म करके, पहले घर के सारे काम, गोठे का सारे काम, वो सब खत्म करके फिर पढ़ाई करने बैठता था। गुरुजींवर श्रद्धा ठेवायचा और गुरुजी के ऊपर पूरा बिलीफ था, उसको फेथ था, आणि परीक्षेत पहिला नंबर पटकायचा और एग्जाम में भी फर्स्ट रैंक वो लेकर आता था। त्याच्या वह्या पुस्तकांचा खर्च भरचावळे गुरुजी करायचे और उसके जो भी बुक्स का, टेक्स्ट बुक्स का, जो भी स्टेशनरी का खर्चा होता था वो भरसावले गुरुजी जो है, भरसावळे गुरुजी वही करते थे। गुरुजींनी त्याला सांगितलं और गुरुजींने ये भी उसको कहा था कि जोपर्यंत तुझा पहिला नंबर आहे तोपर्यंत मी सारा खर्चा करेन, कि मतलब जब तक तू फर्स्ट रैंक ला रहा है तब तक मैं तेरा सारा खर्चा करूंगा, आणि वारही लावून देंगे और तुझे खाना खाने के लिए फैमिलीज भी फिक्स कर दूंगा किन के घर पे जाना है। लेकिन अगर फर्स्ट रैंक नहीं आया तो ये सब कुछ फैसिलिटीज जो तुझे मिल रही है मेरी तरफ से या जो मैं वार लगा के दे रहा हूँ वो सब खत्म। गुरुजींचे हे वाक्य लक्षात ठेवून निरंजन झटून अभ्यास करायचा। तो गुरुजी की ये सारी बातें निरंजन जो है उनको हमेशा ध्यान थी निरंजन को कि अगर मैं नहीं पढ़ाई करूंगा, फर्स्ट रैंक नहीं लाऊंगा, तो ये सारे जो फैसिलिटीज है मेरी वो सब बंद हो जाएगी। इसके लिए वो दिल से डिलीजेंटली अपना पढ़ाई करता था। झटून मतलब डिलीजेंटली या रेग्युलरली, रिलिजियसली, जो भी बोलो। आज नागरिक शास्त्राचा अभ्यास करत असताना आधीचे सगळे पेपर्स चांगले गेले असल्याने तो मनोमन खुश होता। अभी क्योंकि आज नागरिक शास्त्र का, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स का जो पेपर था उसका ये जो लास्ट पेपर था, लेकिन इसके पहले के जो भी सारे पेपर्स हुए थे वो सारे उसके बहुत अच्छे गए थे। तो ये सोचकर ही वो मन ही मन खुश हो रहा था। नागरिकांची कर्तव्य कोणती, अब ये सारे क्वेश्चंस हैं जो पॉलिटिकल साइंस वाले हैं ना, कि सिटीजन्स के क्या ड्यूटीज होते हैं, उत्तम नागरिक कुणाला म्हणावे, सबसे बेस्ट सिटीजन कौन होता है, लोकसभा म्हणजे काय, लोकसभा मीन्स व्हॉट, ग्रामपंचायतचा प्रमुख कोण असतो, ग्रामपंचायत का हेड कौन होता है, सारे प्रश्नांची उत्तरे त्याला धडाधड येत होती। मतलब ये सारे क्वेश्चंस हैं और इन सभी क्वेश्चन के आंसर्स उसे बहुत ही फटाफट आ रहे थे। अभ्यास करता करता कितनी वेळ लोटला कुणास ठाऊक। पढ़ाई करते करते बहुत समय चला गया, निकल गया, किसी को पता नहीं चला। निरंजन ताड़कन उठून उभा राहिला। पढ़ाई करते करते बहुत समय निकल गया, तो जैसे ही उसने देखा कि अरे बहुत समय हो गया है, वो फटाक से उठा वहां से। 9 वाजून गेले होते, 9 बजकर चले गए थे। 10:30 परीक्षा और 10:30 बजे की एग्जाम थी। त्या आधी देशमुखांकडे जायचे होते, लेकिन एग्जाम देने से पहले उसे देशमुख के घर पे जाना था। क्यों? क्योंकि वहां पर खाना खाने जाना था ना उसको, वार वहां पे लगा हुआ रहता था उसका। केवढं तरी लांब चालायचं होतं, और क्योंकि उसके पास ना साइकिल थी, ना ही कोई व्हीकल था, ना ही ऑटो रिक्शा का पैसा था, ना ही बैलगाड़ी का, तो वहां पे उसको जहां पर भी जाना था वॉकिंग ही जाना था। तो भराभर आवरून तो निघाला। भराभर आवरून यानी क्विकली सारी तैयारी करके तैयार होके वो निकल गया। आगे, मौशीचं घर गावाबाहेर डोंगरा पाथ्याशी। अब मौशी का घर तो गांव के बाहर था, पहाड़ के फुट हिल्स पे, है ना। डोंगर पाया थ्याशी, डोंगर पाया, डोंगर यानी माउंटेन, पाया यानी फुट हिल्स, पाया थ्याशी। तो मध्ये एक नदी ही लागायची और
वो जो रास्ता है उसके मौसी के घर से लेके स्कूल तक का या देशमुख के घर का, तो वहां पे बीच में ना एक नदी भी रहती थी, नदी रहती थी। पूर्वी ही नदी पाण्यात उतरूनच चालत चालत पार करायला लागायची। अब पहले कैसा था कि ये नदी को क्रॉस करने के लिए नदी में से ही चलते चलते निकलना पड़ता था, परंतु आता कोंकण रेल्वे आल्याने रेल्वेचा छान पूल नदीवर आला। लेकिन अब कोंकण रेल्वे आ गई थी, तो कोंकण रेल्वे की वजह से रेलवे का जो पुल होता है जहां से ट्रेन गुजरती है, वो पुल वहां पे रेल्वे का बहुत अच्छा पुल वहां बन चुका था। पुलाच्या एका बाजूने लोकांसाठी पायवाटही ठेवली होती, और जो ये पुल बनाया था तो उसके लिए पुल के एक साइड में लोगों के लिए एक फुटपाथ जैसा भी बना दिया था, जहां से लोग पैदल आ जा सके नदी क्रॉस करने के लिए। या पुलामुळे आता जाणं येणं सोपं झालं होतं। इस पुल के वजह से अभी कहीं पर भी नदी के इस पार या उस पार जाना आना बहुत ही इजी हो गया था। निरंजन अभ्यासाची मनातल्या मनात उजळणी करत झपाझप चालत होता। अब निरंजन जो है अपनी जो भी पढ़ाई थी उसने करी थी, वो मन के मन में वापस रिवीजन उजळणी करत झपाझप चालत होता। रिवीजन करते हुए फास्ट फास्ट चल रहा था। वाटेत त्याला भला मोठा दगड पडलेला दिसला। अब रास्ते में उसको बहुत ही बड़ा पत्थर दिखा गिरा हुआ। कुणीतरी कामासाठी घेतला असेल आणि पुन्हा तसाच ठेवून दिला असेल। तो उसके मन में विचार आया, किसी ने कोई काम करने के लिए लिया होगा लेकिन वापस रखना भूल गया होगा और वहीं का वहीं रख दिया बीच में। निरंजन ने तो दगड उचलून बाजूला ठेवला। तो निरंजन ने वो पत्थर जो उठा के बाजू में रख दिया। त्याला लोकांच्या या बेफिक्री प्रवृत्तीचा भयंकर राग येई। लोगों का ये जो बेफिक्र वाला नेचर है, बिहेवियर है, उसका ना निरंजन को बहुत गुस्सा आ रहा था। तुम्ही विसरलात, पण दूसरा ठेच काढून जीवाला मुकतो त्याचा काय। एकदम सही बात है कि तुम तो काम करके भूल जाते हो चीजों को साइड में रखना, लेकिन दूसरा कोई अनजान आदमी अगर वहां से आ जाए, गलती से उसने पत्थर देखा नहीं, टकरा के गिर जाए, तो उसको तो मुसीबत हो सकती है, उसके लिए हो सकता है किसी वजह से जान भी जा सकती है उसकी। तो ये तो बहुत ही गलत चीज है, इसलिए उसको बहुत गुस्सा आ रहा था निरंजन को। असच त्याचं म्हणणं, तो यही निरंजन का कहना था कि अगर काम के लिए तुमने कोई चीज ली है तो उसे वापस भी रखो। निरंजन पुलावर पहुंचला तेव्हा 9:30 वाजून गेले असावेत। अभी निरंजन जब पुल पर पहुंचा तो 9:30 बजकर जा चुकी थी। पण आता 9:50 की गाड़ी येईल। अब फिर उसके मन में आया कि अब 9:50 की गाड़ी आएगी। धाड़ धाड़ आवाज करत दिमाखात पुलावरून जाईल, और धाड़ धाड़ आवाज करते हुए एकदम अपने ऐट में, दिमाखात मतलब अपने प्राइड में, गाड़ी एकदम अपने ऐट में पुल के ऊपर से जाएगी। ही कोंकण गाड़ी कितनी छान दिसते। और अब निरंजन को क्या है, बहुत ही मतलब ऐसे लग रहा है कि वो गाड़ी में बैठना चाहता है, इसलिए उसे वो बहुत अच्छी लगती है। वो आज तक कभी बैठा नहीं है, इसलिए उसको वो गाड़ी को देखकर भी बहुत अच्छा लगता है। तो उसे बराबर पता है, क्योंकि उसका रेगुलर टाइम है आने जाने का, कि 9:50 की गाड़ी आएगी, और वो धाड़ धाड़ करते हुए एकदम अपने ऐट में, अपने प्राइड में चलेगी पुल के ऊपर से। ही कोंकण गाड़ी कितनी छान दिसते, और फिर उसको ऐसे लगता है कि ये कोंकण की गाड़ी कितनी अच्छी दिखती है। पण दिसते न दिसते तोच लगेच बोगद्यात शिरते। लेकिन दिखती क्या है, दिखते ही वो टनल में चली जाती है। बोगदा यानी एक टनल। काय मजा येत असेल नाही गाडीतून जायला। तो बेचारे ने कभी गाड़ी में ट्रैवल नहीं किया इतना, तो उसको ऐसे लग रहा है कि ये कोंकण गाड़ी में ट्रैवल करने में को कितना मजा आएगा। वो बेचारा सोच रहा है कि कितना मजा आएगा, आपणही मोठं झाल्यावर गाडीतून फिरू। और वो ये भी सोच रहा है कि मैं भी जब बड़ा होऊंगा तो मैं भी गाड़ी में घूमूंगा। या विचाराने तो हुरळून गेला, और ये सोचकर वो थोड़ा सा खुश हो गया। तोच त्याचं लक्ष डाव्या बाजूस रुळाखाली पडलेल्या भल्या मोठ्या भगदाकडे गेले। अब जैसे वो ये बातें सोच रहा था कि एक दिन मैं भी गाड़ी में बैठूंगा, तो उसकी नजर अचानक से लेफ्ट साइड में पड़े हुए एक ट्रैक्स, रुळाखाली यानी कि ट्रैक्स के नीचे पडलेल्या भल्या मोठ्या भगदाड़ाकडे गेले। भगदाड़ यानी कि एक होल, अनइवन होल, खड्डा सा बनाया हुआ है। तो उसको एक ये ट्रैक्स के नीचे तो कभी ये होल देखा नहीं पहले, ये आज कहाँ से आ गया, हे छिद्र कसलं, मतलब ये होल कैसा है। रोज नसतं बुवा, रोज तो यहाँ होता नहीं है, क्योंकि ये उसका डेली का रूट है ना। तो आज उसको ये कुछ अजीब लगा। रोज नसतं बुवा असं म्हणत त्यानं जवळ जाऊन पाहिलं, तो कुणीतरी कॉन्क्रीट फोडून रेल्वेचे रूळ वेडेवाकडे करून ठेवल्याचं त्याच्या ध्यानी आलं। अब उसे ये पता है कि रोज नहीं था। देखो कितना वो अटेंटिव है, आजू बाजू भी देख के चलता है। आज उसको कुछ यहाँ पे अजीब दिखा, नया दिखा। तो ये सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि कुछ भी अगर अलग दिखे, अजीब दिखे, तो वो ध्यान दे उस बात पे। तो निरंजन तो है स्कूल स्टूडेंट, लेकिन फिर भी देखो उसने कितना ध्यान दिया। तो उसने देखा कि किसी ने तो भी कंक्रीट फोड़ के, यानी रेलवे ट्रैक्स के नीचे जो कंक्रीट लगी रहती है, सीमेंट लगी रहती है,
तो वो तोड़ दिया है किसी ने, और जो ट्रैक से रेलवे के रूल पटरियां उनको किसी ने टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है। अब टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है ये उसके ध्यान में आ गया। अब रेलवे ट्रैक्स अगर टेढ़ी मेढ़ी हो गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि वहां से अगर ट्रेन गुजरने लगे हो सकता है ट्रेन गिर जाए, और क्योंकि ये नदी है, नदी में गिर सकती है ट्रेनें। निरंजनला आश्चर्यच वाटलं, उसको एकदम आश्चर्य हो गया कि कल तक तो कुछ नहीं था, आज कैसे ये हो गया। अब उसको ये भी ध्यान है कि रात्री 2 वाजता शेवटची गाडी इथून जाते हैं, उसे ये भी ध्यान है कि रात को 2 बजे यहाँ से लास्ट गाडी निकलती है। त्यानंतर पहाटेच कुणीतरी हा उपद्व्याप जाणीवपूर्वक केला असावा। अब रात को 2 बजे की गाड़ी तो चली गई, उसका तो कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो हो सकता है सुबह सुबह ही किसी ने आके, या वो गाड़ी जाने के बाद में किसी ने ये आके मिसचीफ की होगी। उपद्व्याप यानी कि मिसचीफ, और जो कि जानबूझकर की गई मिसचीफ है ना, किसी की गलती से नहीं हुआ है, जानबूझकर की गई मिसचीफ है, जाणीवपूर्वक केला है, जानबूझकर किया है, किसी ने किया होगा। आता प्रवाशांनी भरलेली 9:50ची गाडी येईल। अब उसके ध्यान में आया कि अब एकदम पैसेंजर से भरी हुई 9:50 की गाड़ी आएगी, और जैसे ही उसके ध्यान में उस गाड़ी का आया, निरंजन एकदम सावध झाला, वो एकदम अलर्ट हो गया। गाडी आली तर भयंकर अपघात होईल, की गाडी आई तो भयंकर ऍक्सिडेंट हो जाएगा, हे त्याच्या लक्षात आलं, ये उसके ध्यान में आया। निरंजन नागरिक शास्त्राचा पेपर, देशमुखांकडचं जेवण सारं विसरलं। अब निरंजन किस लिए जा रहा था? नागरिक शास्त्र का पेपर देने, और कहाँ जा रहा था? अभी देशमुख के घर पे खाना खाने के लिए, ठीक है। तो वो सब कुछ भूल गया, पेपर भूल गया, अपना खाना भूल गया, लेकिन उसके आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ धाड़ धाड़ आवाज करत येणारी रेल्वे गाडी दिसू लागली। उसको सिर्फ वही नजर आने लगा कि अभी 9:50 होते ही रेलवे गाड़ी यहाँ से गुजरेगी, है ना। उसके आंखों के सामने से बस वही जो पिक्चर है गाड़ी का, छक 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 ऐसे छुक 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 आवाज करते हुए आएगी। कान ठळ्या बसवणारा आवाज आणि लोकांच्या किंकाळ्या कानात घुमू लागल्या। और अगर ये 9:50 की गाड़ी आ गई तो जो एक्सीडेंट होगा, और एक्सीडेंट के कारण जो धमाका होगा, शोर होगा, है ना, कान ठळ्या, बहुत रूढ़ आवाजें, चिल्लाने चीखने की आवाजें, बसवणारा आवाज आणि लोकांच्या किंकाळ्या, लोगों की चिल्लाने की आवाज, वो सब उसके कानों में गूंजने लगे कि क्या हो सकता है। स्टेशन इथून खूप दूर होतं, स्टेशन यहाँ से थोड़ी दूर था। शिक्षणही 3-4 किलोमीटर तिथपर्यंत सांगायला जायचं तर परीक्षा बुडणार होती। अब 3-4 किलोमीटर दूर अगर स्टेशन है और वहां पर अगर वो बोलने गया तो उसकी आज एग्जाम मिस होने वाली थी। मग नापास, एग्जाम मिस हो गई तो फेल हो गया, फेल हो जाएगा तो भटसावळे गुरुजींची मदद बंद, उनकी मदद भी बंद हो जाएगी, शिक्षणही बंद, पढ़ाई भी बंद हो जाएगी। रेल्वे ने फिरायचं स्वप्न अपूरच राहणार होतं, और जो उसका रेलवे से घूमने फिरने का सपना था वो तो इनकम्प्लीट ही रह जाएगा, वो तो कभी पूरा ही नहीं होगा। परंतु मन मानायला तैयार नव्हता। अभी देखो यहाँ पर जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सिटीजन की, वो यहाँ पे निरंजन सोच रहा है कि अगर मैंने एग्जाम नहीं, मतलब पहले वो अपना फायदा देख रहा है कि अगर मैंने एग्जाम दी तो भटसावळे गुरुजी का सपोर्ट रहेगा, खाना मिलेगा, ट्रेन में भी ट्रेवल कर पाऊंगा। लेकिन अगर एग्जाम नहीं दी तो भटसावळे गुरुजी का सपोर्ट बंद हो जाएगा, खाना मेरा बंद हो जाएगा, ट्रेन में घूम नहीं पाऊंगा, पढ़ाई मेरी बंद हो जाएगी। तो वो क्या करे ऐसे हालत में? अपना बेनिफिट देखे या बड़ा लोगों का बेनिफिट देखे? तो उसके मन में तो काफी विचार आ रहा था, लेकिन एक अच्छा सिटीजन होने के नाते, ठीक है, उसने क्षण भर क्या किया यहाँ पे, परंतु मन मानायला तयार नव्हता, मन तो उसका मान नहीं रहा था, ठीक है। तो त्याने क्षणभर विचार केला आणि स्टेशनच्या दिशेने धाव लागली। मन नहीं मान रहा था उसका, लेकिन फिर भी थोड़े सेकंड के लिए उसने विचार किया, थोड़ा कुछ सोचा, और फिर वो सीधा स्टेशन की तरफ भागा कि मतलब वो सारी चीजें मुझे नहीं मिले तो नहीं सही, लेकिन मैं ये एक्सीडेंट होने नहीं दूंगा। एज अ सिटीजन, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं देश की सेवा पहले करूं, बाद में अपने बारे में सोचूं। तो उसने पहले किया, स्टेशन की तरफ भागा। तो स्टेशनाला शिरला तेव्हा 9:50ची गाडी नुकती आली होती। जैसे ही वो स्टेशन में घुसा तो 9:50 की गाड़ी जस्ट आई ही थी। आता 5 मिनिटातच ती सुटणार होती, और 5 मिनिट में ही ये गाड़ी छूटने वाली थी। निरंजन ने धावताच स्टेशन मास्तरांना गाठलं। भागते भागते स्टेशन मास्टर से ही जाके मिलने गया सीधा निरंजन। गाठलं यानी मिला। त्यांना पुलावरच्या खराब झालेल्या रुळांबद्दल सांगितलं। उनको सारी इन्फॉर्मेशन दी कि वो जो रेलवे ट्रैक्स के वहां पर जो पुल है वो थोड़ा सा खराब हो गया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया है।
पण ते त्यांना खरंच वाटेना, लेकिन ये स्टेशन मास्टर को तो वो रियल भी नहीं लग रहा था, झूठ लग रहा था. अखेर निरंजन ने आर्जव केला, लेकिन लास्ट में फायनली निरंजन ने उनको रिक्वेस्ट की निदान पाहून आल्याशिवाय तरी गाडी सोडू नका. कि यार ठीक है, अगर आपको मेरी झूठ लग रही है बात तो एटलीस्ट आप एक बार चल के देख लो, तब तक गाड़ी को तो मत जाने दो. अगर ठीक निकली तो छोड़ देना गाड़ी को, भले 10 मिनिट लेट सही, लेकिन नहीं ठीक हुआ तो एक्सिडेंट होने से तो बच जाएगा. मी खोटं बोलत असेन तर मला पोलिसांच्या ताब्यात द्या. और अगर निरंजन कह रहा है मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे पुलिस के हवाले कर दो, मैं क्यों ऐसा झूठ बोलूंगा आके. एवढं बोलल्यावर स्टेशन मास्तरांनाही त्याचं बोलण्यात तथ्य वाटू लागलं. अब जब निरंजन ने इतना बोल दिया कि एटलीस्ट देख लो फिर गाड़ी को जाने दो, तब तक रोक के रखो, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे पुलिस के हवाले कर दो, जब इतना बोल दिया निरंजन ने तो स्टेशन मास्टर को भी लगा कि नहीं, इसके बातों में कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो सच्चाई होगी. उगाच धोका नको म्हणून गाडी थांबवायला सांगून ते पुलाकडे निघाले. अब फालतू में क्यों कोई रिस्क लेना, उगाच धोका नको, इसीलिए उन्होंने गाड़ी रोकने के लिए ऑर्डर दे दिया. निरंजन ने नेमकी जागा दाखवली, तो निरंजन ने जहां पर ये अप्रोप्रिएट जगह जो भी हुई है वो निरंजन ने दिखाई स्टेशन मास्टर को. फारच भयंकर, बहुत ज़्यादा भयंकर हो जाता था, मतलब काम बिगड़ जाता था अगर वो गाड़ी यहाँ से निकल जाती थी. बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था, कल्पना करता येणार नाही असा भयंकर अपघात झाला असता. मतलब इमॅजिन भी नहीं कर सकते हो कि इतना भयंकर एक्सीडेंट हो सकता था. स्टेशन मास्टरांनी लगेच गाडी दीर्घकाळ थांबवण्याचा आदेश दिला. स्टेशन मास्टर ने तुरंत ऑर्डर्स दिए कि ये गाड़ी दीर्घकाळ मतलब जब तक नए ऑर्डर्स नहीं आए तब तक ये गाड़ी आगे नहीं जाएगी. आणि ते या घटनेचा पंचनामा करायला लागले. और फिर वो ये जो घटना घटी है उसकी स्क्रूटिनी करने लग गए. मतलब उन्होंने अपने ऑफिसर्स को बुलाया और भी जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, सभी लोगों को खबर पहुंचाई. घटनेचं गांभीर्य लक्षात घेऊन जिल्हा अधिकारी, जिल्हा पुलिस अधीक्षक, सारे अधिकारी तत्काल त्या ठिकाणी जमा झाले. अब क्योंकि ये बहुत ही सीरियस इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे, तो उस सीरियसनेस को ध्यान में रखते हुए तुरंत वहाँ पर जिलाधिकारी यानी कि वहाँ के जो कलेक्टर है, जिला पुलिस अधीक्षक यानी कि पुलिस इंस्पेक्टर्स है, सारे अधिकारी और जितने भी ऑफिसर्स है अलग अलग ऑफिसेस के, तत्काळ यानी तुरंत त्या ठिकाणी जमा झाले. वो वहाँ पे जमा हो गए. पहली खबर देणारा म्हणून निरंजनलाही थांबावं लागलं, क्योंकि सबसे पहले निरंजन ने ये देखा और निरंजन ने इस बात की खबर दी, इसलिए निरंजन को भी वहां रुकना पड़ा. एवढा मोठा अपघात त्याच्या चाणाक्षपणामुळे टळला म्हणून त्याचं कौतुकही झालं. इतना बड़ा एक्सीडेंट जो है उसके क्लेवरनेस की वजह से, उसके अलर्टनेस की वजह से, चाणाक्षपणा, क्लेवरनेस, अलर्टनेस की वजह से टल गया, इसलिए उसका बहुत तारीफ भी हुई, उसकी प्रेज भी हुआ उसका. परंतु त्यावेळी निरंजन मात्र दूर एका झाडाखाली बसला होता. लेकिन उस वक्त तो निरंजन दूर सिर्फ एक झाड़ के नीचे बैठा था. तो निराश झाला होता, वो बहुत ही दुखी हो चुका था. क्यों दुखी हो चुका था? त्याच्या नागरिक शास्त्राचा पेपर चुकला होता, क्योंकि उसका जो आज पेपर था वो मिस हो गया. अब वो पेपर मिस हो गया तो क्या होगा? फेल हो जाएगा. फेल होने से क्या होगा? भटसावळे गुरुजी का जो भी फैसिलिटी मिल रहा है वो सब बंद हो जाएगा. देश जो बड़े बड़े घरों में खाना खाने को जाता था वो बंद हो जाएगा, स्कूल बंद हो जाएगी. मतलब नुकसान ही नुकसान है. लोगों का तो फायदा करा दिया, जान बचा ली, लेकिन खुद का नुकसान कर लिया. तो नापास होणार होता, त्याला गुरुजींकडून मिळणाऱ्या सगळ्या सवली रद्द होणार होत्या है ना. वो फेल होगा, गुरुजी से मिलने वाले सारे फैसिलिटीज जो है बंद हो जाएंगे. निरंजनच्या जवळ येऊन वार्ताहरांनी त्याचं नाव विचारला. वार्ताहरांनी यानी कि न्यूज़ रिपोर्टर्स. तो ये सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स जो है निरंजन के पास गए, जो वहाँ झाड़ के नीचे बैठा था, वो निरंजन के पास गए और वहाँ जाके उसका नाम पूछा, उसको फोटो ही काढला, उसके फोटो भी खींची और निरंजन उदास मनाने घरी परतला. निरंजन जो है उदास मन से वो अपने घर वापस रिटर्न हो गया. दुसऱ्या दिवशीच्या वर्तमानपत्रात निरंजनाची स्तुती फोटो सकट छापून आली होती. अब दूसरे दिन न्यूज़पेपर्स में, वर्तमान पत्रात यानी कि न्यूज़पेपर्स में सब जगह पे निरंजन की फोटो आई थी और साथ ही साथ उसकी बहुत तारीफ, प्रेज भी हुई थी वहाँ पे. भीषण अपघात टाळल्याचं श्रेय त्यालाच देण्यात आलं होतं. ये इतना जो सीरियस एक्सीडेंट होने वाला था वो बच गया एक्सीडेंट होने से, इसका पूरा क्रेडिट जो है निरंजन को देने को आया था, निरंजन को दिया गया था. त्या दिवशी मावशीच्या घराकडे मोठमोठी माणसं आली. उस दिन तो मावशी के घर के पास में बड़े बड़े लोग आए थे, बड़े बड़े यानी कि कलेक्टर्स, ऑफिसर्स वगैरह वो सब आए थे. खुद जिल्हाधिकारी आले, खुद कलेक्टर आए, शाळेचे मुख्याध्यापक आणि भटसावळे गुरुजीही आले.
स्कूल के प्रिन्सिपल भी आए और भटसावळे गुरुजी भी आए. निरंजन धावत पुढे होऊन गुरुजींचे पाय धरले. निरंजन भाग के गया गुरुजी के पास, उनके पैर पकड़ लिए और रोते रोते वो बोला, रड़त रड़त तो म्हणाला, गुरुजी मैं नापास होणार, मैं फेल हो जाऊंगा गुरुजी. रोते रोते उसने कहा, क्योंकि पेपर नहीं दिया ना. उसके मन में तो वही चिंता है. उसके मन में खुशी नहीं है इस बात की कि उसने इतना बड़ा एक्सीडेंट होने से बचा लिया. गर्व नहीं है उसको, इस बात का दुख है, निराशा है कि उसका पेपर मिस हो गया और वो फेल होने वाला है. माझा कालचा नागरिक शास्त्राचा पेपर बुडाला, मेरा कल का जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर था वो मिस हो गया. तो गुरुजी क्या कहते हैं, नाही रे बाळा, अरे नहीं रे मेरे बच्चे, तू उत्तम नागरिक आहेस. नागरिक शास्त्र यानी कि कौन, वो सिटीजन्स के हमारे क्या ड्यूटीज होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, वो बताते हैं. ठीक है, तो गुरुजी उसको कहते हैं कि तू तो एक उत्तम नागरिक है, ऑनेस्ट, बेस्ट सिटीजन है. हे बघ, शेकडो माणसांचा जीव वाचवलास, क्योंकि तेरे वजह से आज कितने ही हजारों लोगों की जो जाने बची है. आणि नागरिक शास्त्राच्या खऱ्या खुऱ्या परीक्षेत पास झालास. तो रियल में जो बोलते हैं ना कि एक सिटीजनशिप के एग्जाम में कि तुम वाकई में एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो कि नहीं, उसके एग्जाम में तो तुम तो रियली पास हो गए हो, पहले ही पास हो गए. जो प्रॅक्टिकल एग्जाम होती है उसमें तुम पास हो गए हो. तुझं वर्ष कसं वाया जाईल, तेरा साल कैसे बर्बाद होगा. हे बघ, शाळेचे सगळे अधिकारी आलेत, ये देख स्कूल के सभी ऑर्गनायझर्स आए हैं, ऑफिसर्स आए हैं या हेड्स आए हैं. खास बाब म्हणून तुझी नागरिक शास्त्राची परीक्षा उद्या घेतली जाणार आहे. और स्पेशली बात तो ये है कि तेरा जो पेपर मिस हुआ वो हम लोग कल लेंगे, स्कूल वाले कल लेंगे. मतलब तुम्हारा साल बर्बाद नहीं हुआ, तुम्हारा पेपर मिस भी हो गया तो तुमने इतना बड़ा काम किया है, इस वजह से मिस हुआ है, तो तुम्हारी गलती नहीं थी. इसके लिए चला के तुम्हारी एग्जाम ये हम कल वापस लेंगे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी तुला सरकारी वसतिगृहात प्रवेश द्यायचा ठरवलंय और जो यहाँ की कलेक्टर है उन्होंने तुझे गवर्नमेंट हॉस्टल में एडमिशन दिला दिया है ना, प्रवेश द्यायचं, गवर्नमेंट हॉस्टेल में तुझे एडमिशन दे देंगे. वर वह्या पुस्तकाच्या खर्चासाठी शिष्यवृत्ती मिळणार आहे. प्लस देखो अभी रहने की जगह तो हो जाएगी, प्लस उसके ऊपर से तेरा जो भी स्कॉलरशिप है वो भी तुझे मिलेगा, है ना. वह्या पुस्तक, जो भी आपकी बुक्स है, स्टेशनरीज है, खरीदने के लिए जो भी पैसे लगेंगे वो भी तुझे मिल जाएंगे स्कॉलरशिप के थ्रू. आता नको हो तुला वार लागून जेवायला. अब तुझे बिल्कुल भी वार लगा के खाना खाने की जरूरत नहीं है, इसके उसके घर जाने की जरूरत नहीं है. असं म्हणून गुरुजींनी निरंजनला हृदयाशी धरलं. तेव्हा साऱ्यांचेच डोळे पाणावले. ऐसा बोलकर गुरुजी ने निरंजन को एकदम दिल से लगा लिया, सीने से लगा लिया. और जब ये देखा सभी लोगों ने, तो सभी के आंखों में आंसू आ गए थे. मेरे भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, आपको मेरे शायद बोली से पता चल जाए, क्योंकि मैं जब सुनती हूँ ऐसा तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं. तो चलिए शुरू, अब मैं सीधे चलती हूँ इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ. सबसे पहला है आकृती पूर्ण करा. भटसावळे गुरुजींच्या मते सकाळची वेळ अभ्यासाला योग्य असते, कारण भटसावळे गुरुजी के कहने के अनुसार सुबह का समय क्यों योग्य होता है पढ़ाई करने के लिए. ये स्टार्टिंग में ही जो हमारा फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ में इसका आंसर है पूरा. क्योंकि सुबह कैसा होता है, प्रसन्न वातावरणात अभ्यासात मन लागते, प्रसन्न प्लीजेंट एटमॉस्फेयर रहता है, इसलिए पढ़ाई में मन लगता है. विश्रांतीमुळे ताजतवाना शरीर होतं, आराम की वजह से पूरी रात का आराम होता है, इसलिए शरीर भी हमारा एकदम फ्रेश रहता है. पक्ष्यांचं सुमधुर संगीत ऐकायला येते, पक्षियों का सुमधुर म्यूजिक भी सुनाई देता है. चटकन गणित कळतं, रीतही लक्षात राहते, मैथ्स भी फटाफट समझ आता है, स्टेप्स भी समझ आते हैं. हवेत सुखद गारवा असतो, एक बहुत ही सुख देने वाली हवा होती है. संस्कृतचा श्लोक चटकन पाठ होतो, संस्कृत का श्लोक भी फटाफट याद हो जाता है. खऱ्या नागरिकाची कर्तव्य, अभी खरे नागरिक की क्या कर्तव्य होती है, एक ऑनेस्ट रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के क्या ड्यूटीज होते हैं. समाजाचा विचार करणे, की अपने सोसाइटी के लिए सोचना, कर्तव्य या अधिकाराची जाणीव, अपने राइट्स की जानकारी होनी चाहिए, या और कर्तव्य क्या और आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, आपकी राइट्स क्या है, इसकी जानीव होनी चाहिए. प्रसंगावधान दाखवणे, अलर्टनेस दिखाना चाहिए कि जब कहाँ जरूरत है, ऑब्जर्वेंट होना चाहिए, आजू बाजू में देखना चाहिए कि सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है. थोड़ा सा भी कुछ अजीब लगे तो ऑफकोर्स उसे रिपोर्ट करना चाहिए. योग्य व्यक्तीला मत देने, और जो राइट कैंडिडेट है उसी को हमें वोट देना चाहिए. अभी इलेक्शंस पास में आ रहे हैं, तो जो राइट कैंडिडेट है उसको वोट देना चाहिए, अपना राइट यूज करना चाहिए, वोटिंग राइट. खालील घटनांचे परिणाम लिहा. घटना क्या है, निरंजनचे आई वडिलांचे निधन, जब अगर उनके जो मम्मी पापा है उनका डेथ हो गया तो उसके वजह से
क्या परिणाम हुआ उसका कि मामा व मावशीकडे राहावे लागले. निरंजन को अपने मामा और मौसी के पास रहना पड़ा. निरंजनच्या परीक्षेत पहिला नंबर यायचा. निरंजन का एग्जाम में फर्स्ट नंबर आता था. तो इसका क्या हुआ है. भडसावळे गुरुजी निरंजनच्या वह्या पुस्तकांचा खर्च करायचे आणि वार लावून द्यायचे. ये परिणाम हुआ है क्योंकि वो फर्स्ट आता था तो भरसावले गुरुजी ने उसको उसके बुक्स के लिए खर्चा दिया और साथ में उसको खाने के लिए अमीर लोगों के घर में वार लगा के भी दिया, डेज फिक्स करके दिया. खालील घटनांचे परिणाम लिहा. निरंजनचे आई वडिलांचे निधन. अच्छा, ये तो दो बार हो गया है. नेक्स्ट, निरंजनची दिनचर्या लिहा. उसकी दिनचर्या क्या है. भल्या पहाटे उठून गोठ्यातली सारी कामे आटोपणे, है ना. सुबह जल्दी उठ के गोठे का सारा काम खत्म करना. अभ्यासाला बसणे, पढ़ाई करना. दुपारी पाहुणा म्हणून एका थोरा मोठ्याच्या घरी जेवायला जाणे, है ना. गेस्ट बन के एक बड़े रिच इंसान के घर पे खाना खाने जाना. शाळेत जाणे, फिर वहाँ से स्कूल जाना. संध्याकाळी मावशीकडे जे काही मिळेल त्यावर राहणे और शाम को मावशी के घर पे जो कुछ भी मिले वो खा के रहने का. खालील शब्दांना पाठात आलेले विरुद्धार्थी शब्द शोधून लिहा. सो अप्रामाणिक. अप्रामाणिक का ऑपोजिट है प्रामाणिक. बेसावध का है सावध. हळूहळू का है चटकन या भरभर. पास का है नापास. ठीक है. नेक्स्ट, निरंजनचे खालील गुण दर्शवणारी कृति किंवा विचार व्यक्त करणारी वाक्य शोधा. अब यहाँ पे गुण है स्वप्नाळू. तो ये कौन से लाइन्स है चैप्टर में जो हमें बताते हैं कि वो स्वप्नाळू है. तो यहाँ पे वो लाइन्स है, जब कोकण गाडी बद्दल वाटले की ही कोकण गाडी किती छान दिसते, पण दिसते ना दिसते लगेच बोगद्यात शिरते. काय मजा येत असेल ना ही गाडीतून जायला. आपण ही मोठं झाल्यावर गाडीतून फिरू या विचाराने तू हळूहळू तो हुरळून गेला. तो ये लाइन्स हमको बताते हैं कि वो स्वप्नाळू है. वो सपना देखता है कि वो भी कोंकण की गाड़ी में बैठेगा. ठीक है. तार्किक विचार करणारा. तार्किक विचार करणारा मतलब कि सोचना, कि आजू बाजू में देखकर विचार करना कि ये सही है गलत है, ये आज तक ऐसा नहीं था अब कैसा है. तो त्याचं लक्ष डाव्या बाजूस रुळाखाली पडलेल्या भल्या मोठ्या भगदाडाकडे गेले. हे छिद्र क्रसलं. ये लाईन्स ना. रोज नसतं असं. प्रवाशांनी भरलेली 950ची गाडी येईल, ती भयंकर अपघात होईल. तार्किक विचार है ना. ये यहाँ पे छिद्र देखा तो उसको लगा कि एक्सीडेंट हो सकता है, तो ये सोचकर उसने अपना एक्शन किया. संवेदनशील. संवेदनशील. भीषण अपघात टळण्याची बातमी वर्तमानपत्रात फोटोसह छापून आली होती. अब वो संवेदनशील था. देखो ये एक्सीडेंट हो सकता था लेकिन बच गया इसके कारण, और जिसके कारण बचा इसके वजह से उसके न्यूज़पेपर में फोटो भी आई, प्रेजेस भी हुए उसके घर पे बड़े बड़े लोग भी आए. घरी मोठमोठी माणसे आली होती. खुद जिल्हाधिकारी आले. शाळेचे मुख्याध्यापकांनी भडसावले गुरुजी आले. तो ये यहाँ पे निरंजन धावत येऊन गुरुजींचे पाय धरले. रडत रडत तू म्हणाला, मतलब खुश होने की बजाय में वो रो रहा है कि मैं नापास होऊंगा, माझ्या कालचा नागरिक शास्त्राचा पेपर बुडला, ये वो बता रहा है. तो ये संवेदनशील बता रहा है उसको कि वो कितना सेंटिमेंटल है. ओके. खालील तक्ता पूर्ण करा. किती सुंदर आहे ताजमहल. ये जो वाक्य है ये उद्गारार्थी है. उद्गारार्थी है ना, एक्सक्लेमेटरी है. इसको हमें विधानार्थी करना है ना, एसर्टिव्ह करना है. ताजमहल खूप सुंदर आहे. तुझ्या भेटीने खूप आनंद झाला. ये विधानार्थी है ना. इसको हमें उद्गारार्थी करता है. काय आनंद झाला तुझ्या भेटीने. आप किती भी लिख सकते हो. किती आनंद झाला तुझ्या भेटीनं. शाळेच्या भल्यासाठी मुख्याध्यापकांनी खूप काही केले. विधानार्थी आहे तो इसको हमें क्या करना है, प्रश्नार्थी करना है. शाळेच्या भल्यासाठी मुख्याध्यापकांनी काय नाही केले. हाँ, ते काम खूप मोठे आहे. होकारार्थी. इसको ये होकारार्थी है. ते काम खूप मोठे आहे. इसको नकारार्थी करो. ते काम मुळीच लहान नाही. प्रवासात भरभरून बोलावे. विधानार्थी है ये. ठीक है. मतलब इम्पेरेटिव है. आज्ञार्थी करा. प्रवासात भरभरून बोला. पांढरा रंग कोणाला आवडत नाही. प्रश्नार्थक है ये. इसको विधानार्थी करना है. पांढरा रंग सगळ्यांना आवडतो. अब ये स्वमत है. तुम्हाला अभिप्रेत असलेली आदर्श विद्यार्थ्यांची गुण वैशिष्ट्ये लिहा. मतलब आपको पता है ऐसी कोई एक जो बोलते हैं ना कि एक आइडियल सिटीजन, एक आइडियल स्टूडेंट के क्या क्वालिटीज होने चाहिए. तुम्हें पता हो ऐसे एक आइडियल स्टूडेंट के क्या क्वालिटीज होनी चाहिए. विद्यार्थी अनेक गुणांनी युक्त असेल तर त्याला आदर्श विद्यार्थी म्हणावला जातो. अब विद्यार्थी एक गुण नहीं होना चाहिए. एज ए स्टूडेंट आपके अंदर बहुत सारे गुण होने चाहिए, तभी वो एक आदर्श विद्यार्थी कहा जाएगा, एक आइडियल स्टूडेंट कहा जाएगा. क्योंकि एक गुण नहीं, आइडियल स्टूडेंट यानी जो सभी ऑलराउंड डेवलपमेंट हो जिसका. सर्वप्रथम अभ्यास. नीट नेटके अक्षर, लेखन कौशल्य अंगी असलेले पाहिजे. तो सबसे पहले अगर हम एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन से रिलेटेड, तो
पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए उसकी, मतलब पढ़ाई में अच्छा होना चाहिए, हँडरायटिंग अच्छी होनी चाहिए, लेखन कौशल्य अंगी असले पाहिजेत और उसको लिखना अच्छी तरीके से आना चाहिए, ये उसके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए। शिस्त यानी कि डिसिप्लिन होना चाहिए, समय पालन यानी कि टाइमली अपना काम करना चाहिए, नम्रपणा यानी की हंबल होना चाहिए, याला प्राधान्य देणे ही तितकेच गरजेचे आहे। ये तीनों ही चीज जैसे शिस्त, समय पालन या नम्रपणा, इसको इम्पोर्टेंस देना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि एज्युकेशन में। और अंगाच्या गुणांमध्ये अभिमानी न होता और साथ ही साथ प्राउड भी नहीं होना चाहिए, प्राइड फील ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ, ऐसा प्राउड ही नहीं होना चाहिए। और विनयशील व मोठमोठ्याना आदर रखनारा, विनयशील यानी हम्बल और बड़े लोगों का रिस्पेक्ट करने वाला विद्यार्थी होना चाहिए, उस विद्यार्थी को हम आदर्श विद्यार्थी कह सकते हैं। समय सूचकता, धारिष्ट्य, दुसऱ्यांना मदत हे गुण जीवनात फार महत्वाचे असतात, अशा गुणांनी युक्त विद्यार्थी सर्वप्रिय होतो। तो समय सूचकता मतलब टाइमली एक्शंस लिया जाने वाला, धारिष्ट्य यानी कि ब्रेव समझ लो या दूसऱ्यांना मदद करना, धारिष्ट्य यानी कि अलर्टनेस जो बोलते हैं ना, क्लेवरनेस, अलर्टनेस, और दूसऱ्यांना मदद है गुण जीवनात और दूसरों को हेल्प करना, ये सारे गुण जो है जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए ऐसे गुण अगर ऐसे क्वालिटीज किसी स्टूडेंट में होते हैं तो उसे हम युक्त विद्यार्थी और कहते हैं, और वो ऐसा विद्यार्थी जो है सभी लोगों को बहुत ही प्रिय होता है। ठीक है, नेक्स्ट, निरंजन खरा नागरिक हे विधान तुमच्या शब्दांत स्पष्ट करा। तो ये निरंजन खरा नागरिक आहे, ये हमें एक्सप्लेन करना है। निरंजन कष्टाळू व प्रामाणिक मुलगा होता, एक तो मेहनती भी था और प्रामाणिक ऑनेस्ट भी था। घरातली गोठ्यातली कामे करून अभ्यासातही हुशार होता। घर की काम और गोठे की काम, काव शेड्स की काम करके वो पढ़ाई में भी होशियार था। वो सब काम तो करता ही था घर के और गोठे की, लेकिन पढ़ाई भी अच्छी करता था। नागरिक शास्त्राच्या पेपरच्या दिवशी सकाळपासून अभ्यास करून तो वाराने जेवायला म्हणून देशमुखांकडे जात होता। अब नागरिक शास्त्र का जिस दिन पेपर था उस दिन वो सुबह से तो पढ़ाई कर रहा था और फिर बाद में उठकर वो जिनके घर पे जाने का उनका वार था उस घर पे जा रहा था खाना खाने के लिए। पण पुलावर त्याने अघटितच पाहिले, लेकिन पुल पर जब देखा उसने तो ऐसी चीज देखी जैसे जो आज तक उसने कभी देखी नहीं थी और ना कभी इसके बारे में उसने सोचा था। कुणीतरी पुलांचे कॉन्क्रीट फोडून रेल्वेचे रूळ वेडेवाकडे करून ठेवले होते। तो किसी ने तो पुल का कॉन्क्रीट सीमेंट पार्ट तोड़कर और जो उसके जो ट्रैक्स होते हैं उसको टेढ़ा मेढ़ा कर दिया था। घातपात करण्याचा कट त्याच्या लक्षात आला। अब ये देखकर उसे एहसास हो गया कि ये इसके ऊपर से अगर रेलगाड़ी गुजरी तो डेफिनेटली एक्सीडेंट होगा। तो सावध झाला। ये सोचकर कि एक्सीडेंट होगा वो एकदम अलर्ट हो गया। गाड़ी येण्यापूर्वीच त्याने स्टेशनाकडे धाव घेतली। गाड़ी आने से पहले ही वो स्टेशन की तरफ भाग पड़ा। प्रसंग व धोखा समजावून सांगितला। उसने रेलवे मास्टर को सारा कुछ बता दिया और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या एक्सीडेंट हो सकता है, क्या रिस्क हो सकता है, वो सब बता दिया। पंचनामा करण्यासाठी अधिकारी हजर झाले और इसको स्क्रूटिनी करने के लिए सारे के सारे ऑफिसर्स वहाँ पे जमा हो गए। संभाव्य धोका निरंजनामुळे टळला। होने वाला एक्सीडेंट निरंजन की वजह से टल गया। केवळ पुस्तकी ज्ञान मिळवून गुण मिळवणे एवढेच मर्यादित ध्येय न ठेवता स्वार्थ बाजू सारून त्याचे सर्वाचा जीव वाचवला। तो सिर्फ पुस्तकी ज्ञान को लेकर अपने नॉलेज को उतना ही लिमिटेड नहीं रखा, बल्कि अपने स्वार्थ को भी बाजू में रख के उसने बड़े हित की सोची, बड़े वेलफेअर की सोची, लोगों के वेलफेअर की सोची और सबका जान बचाया। खऱ्या नागरिकाचे कर्तव्य त्याने निभावले। तो उसने अपने बारे में नहीं सोचकर लोगों के बारे में सोचा। तो एक रियल सिटीजन के उसने सारी कर्तव्य निभाई है। नेक्स्ट, तुम्हाला निरंजनशी मैत्री करायला आवडण्याची वा ना आवडण्याची कारणे स्पष्ट करा। अब तुमको अगर निरंजन से फ्रेंडशिप करनी है तो क्यों करनी है, और अगर नहीं करनी है तो क्यों नहीं करनी है। जो भी है तो उसका रीजन बता के यहाँ पे बताना है। निरंजनला आई वडील नाहीत, तो यहाँ पे निरंजन के आई पप्पा नहीं है, मम्मी पप्पा। ये जो है ना सेल्फ रिस्पॉन्स है, ये कम्प्लीटली आप अपने ओन से भी लिख सकते हो। त्याच्या मनातील हा सल काढून टाकण्यासाठी त्याला चांगल्या मित्राची गरज आहे। तो उसके मन में ये जो दुख है कि मेरे माँ बाप नहीं है, वो दुख को कम करने के लिए उसको एक अच्छे दोस्त की जरूरत है। म्हणून मला निरंजनचा मित्र व्हायला आवडेल, इसीलिए मुझे निरंजन का फ्रेंड बनना पसंद होगा ज्यादा। त्याची आर्थिक परिस्थितीतही कमकुवत असल्यामुळे जेवणाच्या व शिक्षणाच्या खर्चासाठी मी त्याला काही मदत करू शकतो। और क्योंकि उसकी आर्थिक परिस्थिति यानी कि इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटस इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं उसको उसके बुक्स को खरीदने में या उसको बुक्स या स्टेशनरी के खर्चे में या फिर उसके खाने पीने में भी उस खर्चे में भी मदद कर सकता हूँ।
याचबरोबर निरंजन हा निस्वार्थ प्रसंगावधान असलेला हुशार मेहनती मुलगा आहे। और इसके साथ साथ निरंजन जो है वो सेल्फलेस है और इतना अलर्ट है कि मौके की नज़ाकत को ध्यान में रखते हुए वो अपना काम करता है, हुशार भी है, मेहनती भी है। त्यामुळे या सर्व गुणसंपन्न निरंजनशी मैत्री करायला मला आवडेल। इसीलिए इन सब गुण के वजह से मुझे निरंजन से फ्रेंडशिप करना अच्छा लगेगा। तो ये आंसर्स तो मेरे सारे एक्सप्लेनेशन हो गए, चैप्टर एक्सप्लेनेशन हो गया। प्लीज़ रिक्वेस्ट है सभी से कि इन वीडियोस को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। अगर मेरा चैनल आ गया वापस तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू अपलोड ऑल द वीडियोस फॉर योर एग्जाम्स और बिफोर योर एग्जाम्स आई वुड डू दैट थिंग। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, थैंक यू।